कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। शिवांगी संध्या की तरफ बढ़ते हुए गुस्से से खींचकर एक थप्पड़ लगाती है। संध्या का चेहरा एक तरफ लुढ़क जाता है। विराज तो शिवांगी को इस तरह देख हैरानी से ही मरा जा रहा था। शिवांगी बोली, एक बात कहूँ, तुमने उस समय अपने भाई को मेरी इज्जत पर हाथ डालने के लिए कहा था ना, लेकिन अगर वही भाई तेरी इज्जत पर हाथ डाले तो कैसा होगा? ये सुनते ही विराज और संध्या चीखते हुए, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। विराज बोला, शिवांगी ये कैसे घटिया बातें कर रही हो? शिवांगी हंसते हुए, क्यों, तेरी बहन लड़की नहीं है या अब तू मर्द नहीं रहा? कहीं मेरे अच्छांश ने तुझे सच में नामर्द तो नहीं बना दिया? ये सुनते ही विराज गुस्से से चीखता, उससे पहले ही अच्छांश उसका जबड़ा दबाते हुए, आवाज़ नीचे, मेरी पत्नी से कोई ऊंची आवाज़ में भी बात करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। और तूने तो औकात से ज़्यादा करने की कोशिश की थी। नामर्द तो उस समय भी था, तभी तो मेरे सामने से लड़ने के बजाय तूने मेरी कमज़ोरी पर वार करना चाहा। उस दिन तुम लोगों का प्लान सक्सेस हो गया हो, लेकिन हारा तो उस दिन भी था और हमेशा से हारा ही है। मैं और शिवांगी जितना प्यार करते हैं उतना ही भरोसा करते हैं। देख, तुम लोगों के इतने सारे प्लानिंग के बाद भी आज हम दोनों साथ हैं, लेकिन अब तुम लोगों के गुनाहों का अंत आ गया है। शिवांगी बोली, अंत तो होगा, लेकिन तुम लोगों की मौत नहीं आएगी। अपनी आंखों के सामने अपने परिवार के एक एक सदस्य को इसी तरह तड़पते देखोगे। तुम लोगों की ज़िंदगी जहन्नुम से भी बदतर बना दूंगी, ताकि आगे आने वाले जन्मों में भी तुम किसी लड़की की तरफ गलत नज़र डालने से भी डरो। और तुम अपनी ज़बरदस्ती और ज़िद को प्यार का नाम देती हो। जब उतना ही प्यार था तो मेरे नाम से ही इतना डर गई कि मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की। लेकिन तेरी बदकिस्मती, अच्छांश ने पलट कर तुझे देखना तो दूर, तुझ पर थूका भी नहीं। संध्या चिल्लाते हुए, तू भूल रही है, अच्छांश से मेरी शादी हो चुकी है और मैं उनके साथ एक ही कमरे में 1 महीना गुजारी हूँ। शिवांगी हंसते हुए, जरा ठीक से याद करने की कोशिश करो, जिस दिन तुम लोग मेरे सामने आए थे अपना घिनौना खेल खेलने। क्यों आए थे, याद है ना? नहीं याद? तुम्हारी याददाश्त तो बहुत कमज़ोर हो गई है। चलो अपने भाई से पूछ लो। अच्छांश बोला, बीबी बेचारे दोनों के तार पहले ही हिले हुए हैं। इतना दिमाग पर जोर डालेंगे तो समय से पहले ही फट जाएगा। विराज चिल्लाते हुए, याद है मुझे, तुम दोनों ने शादी कर ली थी। और शिवांगी मुस्कुराते हुए, याद आ गया तो बता अपनी बहन को कि जब शादी मुझसे हुई थी तो क्या दूसरी शादी हो सकती है? संध्या बोली, चाहे दूसरी ही सही, लेकिन शादी तो हुई है ना, और 1 महीना भी हमने साथ गुजारा है। शिवांगी बोली, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुझ पर। वैसे एक बात बता, कैसे रही तेरी फर्स्ट नाइट? अरे शर्मा मत, मुझे बताने में कौन सी शर्म। वैसे तुम पर यह शर्म सूट भी नहीं करती, क्योंकि तू तो पैदाइशी बेशर्म है। संध्या दांत पीस कर बुलबुला कर रह जाती है। शिवांगी बोली, चल, उस दिन तेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी ना। बेचारी पूरी रात इंतजार करती रही होगी, लेकिन चेहरा भी नहीं देखना नसीब हुआ। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, इसलिए आज तेरे दर्द का इलाज कर दूंगी। फिर वो अच्छांश के आदमियों की तरफ देखते हुए, सुनो, तुम लोग पत्नी व्रता हो या सारे आदमी? मैम प्लीज़, हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग बीवी बच्चे वाले आदमी हैं, और ऐसी गंदी चीज़ को मुंह कौन लगाएगा? ये सुनते ही अच्छांश और शिवांगी मुस्कुरा देते हैं और विराज चीखने चिल्लाने लगता है। संध्या को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तो इस वक्त पिंजरे में कैद अपने पंख भी नहीं फड़फड़ा पा रही थी। शिवांगी बोली, अरे तू इसी के लायक कोई खोज कर ला दो। बेचारी से मैंने वादा कर दिया है, अगर पूरा नहीं हुआ तो दिल टूट जाएगा। ये सुनते ही सभी बॉडीगार्ड मुस्कुरा देते हैं। अच्छांश बोला, बीबी चलिए, अब यहाँ हमारे आदमी इन लोगों का इंतज़ाम कर देंगे। अब आपने वादा कर दिया है तो मैं उसे पूरा कैसे ना करूँ। फिर अपने आदमियों की तरफ देखते हुए, जाकर जल्दी से इंतज़ाम करो। संध्या और विराज चिल्ला कर रह जाते हैं, लेकिन अच्छांश शिवांगी को लेकर बाहर आ जाता है। अच्छांश के सारे आदमी काम पर लग जाते हैं। संध्या की तो डर के मारे हालत खराब हो रही थी। संध्या बोली, भाई मुझे बचाओ, ये शिवांगी मुझसे भी बड़ी पागल है। विराज गुस्से से चिल्लाते हुए,
चुप, एकदम चुप। आज तेरी वजह से मैं भी इन सब चक्करों में फंस गया हूँ। अब तो मैं कोसता हूँ उस दिन को जिस दिन मुझे तेरा साथ देने के लिए कहा गया था और मैं भी उन लोगों की बात मान गया था। दोनों खुद में झगड़ते हुए यहाँ से बचने का रास्ता सोच रहे थे, लेकिन अब तो शायद भगवान भी इन लोगों को नहीं बचा सकते थे। बाहर आते ही अच्छांश शिवांगी को अपनी बाहों में जकड़ते हुए, बीबी आप तो बहुत खतरनाक हो गई हैं, मैंने तो उन लोगों के लिए ऐसी कोई सज़ा सोच ही नहीं पाया था। शिवांगी थोड़ा अच्छांश को घूरते हुए, क्यों, आपको दया आ रही है? अच्छांश शिवांगी के गालों को चूमते हुए, मैं अपनी दया उन लोगों पर खर्च नहीं करना चाहता। शिवांगी आगे कुछ कहती उससे पहले पांचों लड़के शिवाच्छ के साथ वहां आते हुए, तोता मैना जरा देख भी लिया करो यार, ये तुम लोगों का ऑफिस है। अच्छांश बोला, कभी कभी मन करता है इन लोगों को अच्छे से कुटाई करूं। पांचों एक साथ, बीबी के आते ही दोस्तों की कद्र ही नहीं रही। अच्छांश बोला, तुम लोगों को आज मालूम चला, सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों को ये बात पता चले, लेकिन अब पता चल ही गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। पांचों कुछ देर अच्छांश को हैरानी से मुंह खोले देखते रहे, फिर शिवाच्छ को एक तरफ खड़ा करते हुए अच्छांश के ऊपर कूद पड़े। 6 दोस्त गुत्थम गुत्था हो गए थे, सभी बेसमेंट के ऊपर पार्किंग एरिया वाले जगह में थे। शिवांगी शिवाच्छ को गोद में उठाते हुए ये देखते हुए मुस्कुरा रही थी। शिवाच्छ बोला, मम्मा, पापा और सभी चाचू लड़ाई क्यों कर रहे हैं? शिवांगी बोली, बेटा ये लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं, प्यार से थोड़ा फाइटिंग कर रहे हैं। अच्छांश चिल्लाते हुए, बीबी मैं यहाँ मार खा रहा हूँ और आप मुस्कुराते हुए हमारे बेटे को ज्ञान दे रही हैं। शिवांगी बोली, तो मार खाने वाला काम ही क्यों किया है? शिवाच्छ शिवांगी की गोद से फिसलते हुए सभी को अलग करने लगता है। सभी शिवाच्छ को देख वहीं फर्श पर लेट जाते हैं। शिवाच्छ अपने कमर पर हाथ रखते हुए, आप लोग इतने बड़े हो गए हैं फिर फाइटिंग क्यों कर रहे हैं? चलिए सॉरी बोलिए। सभी अपना कान पकड़ते हुए, सॉरी। शिवाच्छ, बेटर साउंड, आगे से आप लोगों ने लड़ाई की तो मैं दादी को बता दूंगा। अच्छांश शिवाच्छ को अपनी गोद में खींचते हुए, मेरा प्यारा बेटा कहते हुए उसका गाल चूम लेता है। बाकी पांचों से शिवाच्छ को अपने अपने गोद में खींचते हुए अपनी साइड करने में लग जाते हैं। तभी शिवांगी, आप लोग हवेली चलेंगे या यहीं रहना है? शिवांगी की आवाज़ सुन जल्दी से सब खड़े होते हुए हवेली जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छांश शिवांगी का हाथ पकड़ते हुए, 10 मिनट रुक जाइए फिर चलते हैं, कहते हुए कोने में खड़ी उस गाड़ी के पास आता है जिसे बरसों पहले एक कोने में खड़ा किया था। जैसे ही उसके ऊपर से कवर हटाता है सभी खांसने लगते हैं। शिवांगी बोली, ये क्या कर रहे हैं? तभी उसकी नज़र उस गाड़ी पर जाती है, ये देख वो आगे कुछ बोल नहीं पाती। ये गाड़ी केवल एक गाड़ी नहीं थी, अच्छांश के सपनों की उड़ान थी। उसके बाद दोनों के मिलन की गवाह भी। वो आगे बढ़कर उस गाड़ी को छूकर देखती है। तभी शिवाच्छ अनिकेत के गोद से उतरते हुए दौड़कर उस गाड़ी को छू छू कर देखने लगता है। अच्छांश अपने बेटे को गोद में उठाते हुए, क्या हुआ? शिवाच्छ अपनी तुतलाती जुबान में, पापा इट्स ब्यूटीफुल, ये आपकी गाड़ी है? अच्छांश हाँ में सिर हिलाते हुए, ये हमारी गाड़ी है। शिवांगी बोली, लेकिन इसे ऐसे क्यों रखा है, जैसे लग रहा है कि बहुत दिनों से यूज नहीं हो रहा है। ये सुनते ही सभी दोस्त अच्छांश की तरफ देखने लगते हैं। अच्छांश मुस्कुराते हुए, आपके जाने के बाद इस गाड़ी को कभी बाहर निकाला ही नहीं। शिवांगी हैरानी से अच्छांश को देखती है। अच्छांश बोला, आज सर्विसिंग करने के बाद इसे बाहर निकालूंगा, चलिए अभी हवेली चलते हैं। शिवांगी हाँ में सिर हिलाते हुए अच्छांश के साथ दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। बाकी दोस्त भी अपनी अपनी गाड़ी से उनके साथ ही निकल जाते हैं। अच्छांश बोला, बीबी आपने अभी तक नहीं बताया आप क्या करने वाली हैं? मुझे बिल्कुल मन नहीं है उस हवेली में जाने का। मेरा बस चले तो सारी हवेली को जलाकर राख कर दूं। शिवांगी बोली, जो भी हुआ उसमें उस निर्जीव हवेली का क्या दोष? जलाएंगे, लेकिन उसको जो दोषी है। आपको भरोसा है ना मुझ पर? अच्छांश बोला, आप पर भरोसा है इसलिए तो वहाँ जा रहे हैं। शिवांगी बोली, तो बस ये विश्वास रखिए कि उन लोगों को आज उनके किए की सज़ा मिलकर रहेगी। थोड़ी देर में दोनों हवेली पहुँच जाते हैं। उनके पीछे उनके सारे दोस्त भी पहुँचते हैं। वॉचमैन अच्छांश को देखते ही दरवाज़ा खोल देता है।
सारी गाड़ियां अंदर इंटर हो जाती हैं। सुबह के 10 बज रहे थे। राघवेंद्र सिंह हाल में ही बैठे हुए थे। उनकी पत्नी मालिनी जी 2 दिन पहले आसपास के कुछ लोगों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकली हुई थी। नीलम किचन में नौकरों की तरह काम कर रही थी। नंदिनी और शताक्षी स्कूल चले गए थे। वर्णित तो हॉस्टल में रहता था। आनंद भी कॉलेज के लिए निकल गया था। इस वक्त घर पर देवेंद्र और साक्षी थे। सुरेंद्र ऑफिस चले गए थे क्योंकि वो उसे कंपनी में एक साधारण एम्प्लॉई थे जिनके टाइम पर ना जाने से सैलरी भी कट हो सकती थी। अच्छांश गाड़ी एक तरफ रोक कर एक नज़र उस हवेली को देखता है। शिवांगी भी पहली बार इस हवेली को देख रही थी। अच्छांश गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ शिवांगी को उतारता है। शिवा अनजान जगह देखकर, पापा ये किसका घर है? शिवांगी बोली, ये आपके पापा का घर है। शिवाच्छा आश्चर्य से, हमारे कितने घर हैं? यह सुन सभी मुस्कुरा देते हैं। अच्छान शिवांगी का हाथ पकड़ते हुए, बीबी एक बार और सोच लीजिए, क्योंकि अगर किसी ने भी आपको कुछ भी गलत बोलने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। शिवांगी बोली, आपको बर्दाश्त करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप अपनी एनर्जी बचा कर रखिए, क्योंकि इन लोगों के लिए मैं खुद ही काफ़ी हूँ। पीछे से अनिकेत, बिल्कुल ठीक कहा भाभी ने। अगर याद नहीं है तो मेहरा कंपनी में इनका गुस्सा जो तुझ पर निकला था उसे याद कर ले। ये सुनते ही शिवांगी थोड़ा झेप जाती है। अच्छांश मुस्कुराते हुए शिवांगी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो लोग दरवाजे पर पहुंचते हैं, हाल में बैठे देवेंद्र साक्षी की नज़र इन लोगों पर फट जाती है। अच्छांश को देखते ही दोनों थोड़ा हैरान हो जाते हैं। तभी उनकी नज़र शिवांगी और शिवाच्छ पर भी जाती है। राघवेंद्र सिंह अच्छांश को देख जैसे ही खुश होकर सोफे से खड़े होते हैं, शिवांगी को देख उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। शिवांगी ने इस वक्त एक सिंपल लेकिन बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। अच्छांश की तबीयत की वजह से उसने अभी तक शॉपिंग नहीं की थी, लेकिन आज हवेली आने के लिए वो अस्मिता जैसे उनकी एक साड़ी ली थी। शिवांगी अच्छांश के साथ खड़ी राघवेंद्र सिंह के चेहरे का उड़ा रंग देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन चेहरे के भाव बिल्कुल सख्त थे। देवेंद्र उठकर खड़े होते हुए, कैसे हो तुम, और ये सब कौन है? अच्छांश बोला, मैं तो अच्छा हूँ, आप बताइए, अब तो बहुत खुश होंगे आप। देवेंद्र हंसते हुए, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भूल गए अब ये हवेली मेरी है और बिना मेरी इजाज़त के तुम यहाँ क्या करने आए हो? अच्छांश बोला, इतना बड़ा धोखा देने के बाद भी जब आप हमारे सामने बेशर्मों की तरह खड़े हैं तो मुझे कैसी शर्म? भूल गए हैं आप ये सब आपने किस तरह हड़पा है? लेकिन हम आज यहाँ अपना सब कुछ लेने आए हैं, क्योंकि वादे के मुताबिक आपने झूठ बोला था। अब जिस चीज़ की कीमत आपने दी नहीं, उस चीज़ की कीमत मैं आपको कैसे दे दूँ? ये सुनते ही साक्षी और देवेंद्र कुटिल मुस्कान लिए हुए, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ मेरा है, यहाँ तक कि तुम्हारी कंपनी के 40% शेयर भी मेरे हैं। अच्छांश उनकी बातों को इग्नोर करते हुए शिवांगी के साथ आगे बढ़कर शिवांगी को सोफे पर बैठाता है। साक्षी चिल्लाते हुए, लगता है तुम लोगों को तुम्हारी औकात याद दिलानी होगी। मेरे एक आर्डर पर मेरे आदमी तुम लोगों को इस हवेली से बाहर फेंक देंगे। और ये किस लड़की को साथ लेकर आए हो, और ये बच्चा कौन है? अच्छांश बोला, अरे मैं तो भूल ही गया, मीट माई वाइफ शिवांगी, अच्छांश सिंह सूर्यवंशी, और मेरा बेटा शिवाच्छ सिंह सूर्यवंशी। फिर शिवांगी से, बीबी ये मेरे सो कॉल्ड सौतेले चाची और चाचा हैं, और इन्हें तो आप जानती ही हैं, कहते हुए राघवेंद्र सिंह की तरफ इशारा करता है। राघवेंद्र सिंह को जैसे हार्ट अटैक आते आते बचा था। तभी किचन से निकलकर नीलम आती हैं। नीलम की हालत देखकर अच्छांश मुस्कुराते हुए, शिवांगी इनसे मिलिए, ये हमारी दूसरी सौतेली चाची हैं। नीलम अपना सर झुका लेती है। बाकी दोस्त भी वहाँ पर रखे हुए सोफे पर बैठते हैं। कुणाल बोला, वैसे अच्छांश तेरी इस दूसरी सौतेली चाची की हालत देख लग रहा है कि हम घर के किसी नौकर से मिल रहे हैं। अच्छांश बोला, जैसी करनी वैसी भरनी। देवेंद्र अपने आदमियों को बुलाते हुए, तुमने अपने बाप का राज समझा है क्या? भूल रहे हो कि यहाँ का मालिक अब मैं हूँ। अच्छांश गुस्से से चिल्लाते हुए, मेरे बाप पर मत जाना, नहीं तो। देवेंद्र बोला,
नहीं तो क्या कर लोगे तुम? वैसे ही मरने वाले हो। अगर ज़्यादा ज़बान चलाई तो इसी वक्त मार दूंगा। उसके आगे कुछ मत बोलना। उससे पहले ही पूरी हवेली में थप्पड़ की जोरदार गूंज सुनाई देने लगी। सभी की आंखें हैरानी से फटी हुई थी। देवेंद्र जमीन पर गिरा हुआ था और सामने शिवांगी गुस्से से घूर रही थी। कुछ देर बाद जैसे ही सभी को बात समझ आई, वैसे ही साक्षी जोर से चिल्लाती हुई शिवांगी की तरफ बढ़ी। उसके साथ ही साक्षी और देवेंद्र के आदमी भी शिवांगी की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले ही अच्छांश उन सबको गुस्से से घूरते हुए हाथों से पीछे जाने का इशारा करता है। वे लोग अच्छांश को देख जहाँ थे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन शिवांगी साक्षी के बालों को पकड़ते हुए जोर से घसीट कर एक तरफ कर देती है। देवेंद्र बेइज्जती से कुलबुलाते हुए जैसे ही उठकर खड़े होते हैं, शिवांगी उनका गर्दन पकड़ बेहद ही सर्द और कठोर आवाज़ में, इस उम्र में ज़्यादा फड़फड़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो हड्डियां जल्दी जुड़ती नहीं हैं। अनिकेत जी, लेकर आइए सारा पेपर। कहते हुए अपने दूसरे हाथ से साक्षी के कमर पर लटकी चाबी खींचकर अनिकेत की तरफ उछाल देती है। अनिकेत जल्दी से चाबी लेकर मधुर के साथ ऊपर कमरे में जाते हैं। साक्षी के तो होश गायब हो गए थे। देवेंद्र अभी भी अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। शिवांगी उसे नीचे फर्श पर धकेलते हुए उसके पैरों पर अपने पैर रख देती है। देवेंद्र की चीख पूरे हाल में गूंज रही थी, लेकिन किसी को भी इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। राघवेंद्र सिंह शिवांगी का ये रूप देख सोफे पर एक तरफ दुबके हुए थे। उनकी कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अच्छांश शिवाज को अपने सीने से लगाए आराम से सोफे पर बैठा था। थोड़ी देर में ही अनिकेत और मधुर सारे पेपर लेकर नीचे आ गए। साक्षी और देवेंद्र चिल्लाते हुए, ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, ये सारी प्रॉपर्टी अब हमारी हो गई है। शिवांगी नीचे ज़मीन पर एक घुटना मुड़कर बैठते हुए, कौन सी प्रॉपर्टी तेरी हो गई है, कहते हुए अनिकेत की तरफ हाथ बढ़ाती है। अनिकेत सारे पेपर शिवांगी के हाथों में दे देता है। शिवांगी एक पेपर देवेंद्र को दिखाते हुए, ये हवेली का पेपर, कहते हुए उस पेपर के टुकड़े कर देती है। साक्षी पेपर लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। उससे पहले ही शिवांगी उसके गालों पर जोर से एक थप्पड़ जड़ देती है। कुछ देर के लिए उसे कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया था। शिवांगी दूसरा पेपर निकालते हुए, वैसे तुम लोग इतने बेवकूफ़ हो ये मुझे पता ही नहीं था। लगता है टीवी सीरियल और फिल्मों की स्टोरी तुम लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। अरे बेवकूफ़ों, एक बार इन सारे पेपर को कोर्ट में जमा करवा कर दाखिल खारिज तो करवा लेते। केवल साइन होने से किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम हो जाती तो ये दुनिया आज तक खुद में ही कटकर मर गई होती। रियल जिंदगी में प्रॉपर्टी ज़मीन इतनी आसानी से केवल एक साइन होने से किसी के नाम नहीं होती। बहुत सारे प्रक्रिया और दाखिल खारिज के बाद कोई भी प्रॉपर्टी किसी के नाम होती है। कहते हुए दूसरा पेपर भी फाड़कर फेंक देती है। ये अच्छांश के पापा के कंपनी वाले पेपर थे। देवेंद्र को तो जैसे सदमा लग गया था। साक्षी बहरी के साथ गूंगी हो गई थी। शिवांगी धीरे धीरे सारे पेपरों के टुकड़े करती जा रही थी। नीलम एक तरफ जाकर सुरेंद्र को फ़ोन करने लगी। सारी बात बताते हुए घर आने को कहती है। सुरेंद्र भी अच्छांश और उसकी पत्नी के बारे में सुनकर जल्दी से ऑफिस से निकल जाते हैं। नीलम अपनी बेटे बेटी को भी फ़ोन करके घर आने को कहती है। शिवांगी लास्ट में अच्छांश की मोटर कंपनी के 40% शेयर वाले पेपर फाड़ते हुए, अब बारी तुम लोगों की। देवेंद्र और साक्षी की आंखें दहशत से फैल गई थी। उनके आदमी एक तरफ खड़े हुए थे, उनके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शिवांगी बोली, वैसे तो तुमने जो लफ्ज़ मेरे पति के लिए निकाले उसके लिए तो मैं तुम्हें जान से मार देती, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा। तुम लोगों की वजह से अच्छांश और उनकी माँ ने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं। अब उन सब का हिसाब करना है। देवेंद्र का अब सब कुछ खत्म हो चुका था। वो गिड़गिड़ाते हुए, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। शिवांगी बोली, बड़ी जल्दी याद आ गई कि तुमसे गलती हुई है, लेकिन मैं भूल गई कि तुम लोगों से गलती हुई है। तुम लोगों ने जो किया है उसे गलती नहीं गुनाह कहते हैं। अभी जिस मुँह से कुछ देर पहले कहा था ना, तेरे बाप का राज है। हाँ, है बाप का राज, और इस राज में तुम लोगों को सौतेले होते हुए भी अपनों से बढ़कर प्यार दिया, सारी ज़रूरतें पूरे की, लेकिन तुम लोग तो आस्तीन के सांप निकले। ये जो चिल्ला रहे थे ना कि ये हवेली मेरी है, ये मेरे अच्छांश के बाप की है,
याद है ना वो कंपनी जिसका मालिक बनने के लिए तुम लोग इतने हद तक गिर गए कि किसी की ज़िंदगी और मौत को भी खेल बना दिया। वो भी मेरे अच्छांश के बाप की है। ये सब कुछ उनके बाप की है, लेकिन तेरा तो कुछ भी नहीं है। अब अपना और अपने बीबी बच्चों का पेट कैसे भरोगे? तेरी बेटी को बहुत शौक है ना 16 वर्ष में ही बिना मेहनत के सब कुछ हासिल करने का। बेचारी, अब तो भीख मांगना पड़ेगा। इससे तो तुम लोगों को स्टेटस सच में बहुत गिर जाएगा। वैसे एक रास्ता बताऊं तुम लोगों के अमीर बनने का। अपनी इस बीबी को और उस बेटी को कोठे पर बैठा दे, कसम से माला माल हो जाएगा। ये सुनते ही देवेंद्र गुस्से से चिल्लाता है। तभी शिवांगी उसके मुंह पर एक घूसा जड़ देती है। वो फर्श पर गिर पड़ता है। मुंह से होठ कटने की वजह से खून निकलने लगता है। शिवांगी बोली, अनिकेत, कुणाल, उस दिन क्या किया था इन लोगों ने? आप लोगों को इस हवेली से बाहर निकाला था ना? दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं। शिवांगी बोली, तो देख क्या रहे हैं? उठाइए इन कचरों को और बाहर फेंक दीजिए, लेकिन ध्यान रहे बाहर से ये सीधे जहन्नुम में जाने चाहिए। अभी बहुत सारा हिसाब करना बाकी है। अनिकेत और कुणाल हिम्मत नहीं कर पाते। बचपन से ही दोनों ने इस हवेली में उन लोगों का मान सम्मान किया था। उन्हीं लोगों को आज इतना जलील नहीं कर सकते थे। शिवांगी मुस्कुराते हुए, देखो स्टैंडर्ड और परवरिश किसे कहते हैं? तुम लोगों की ऐसी हालत होने के बाद भी दोनों अपने अपमान का कोई बदला लेना नहीं चाहते। इसे कहते हैं परवरिश। राघवेंद्र सिंह बोले, अच्छा बेटा, तुम ये सब चुपचाप क्यों देख रहे हो? चाहे जैसे भी हो, वो तुम्हारे चाचा चाची हैं। अच्छांश राघवेंद्र सिंह की तरफ देखते हुए, रियली? वैसे ये मेरे चाचा हो या ना हो, आपका बेटा तो पक्का पूरे हैं। पूरा आपका खून आपकी तरह ही घटिया गिरा हुआ। राघवेंद्र सिंह अच्छांश के मुंह से ये सब सुन गुस्से से चिल्लाते हुए, अच्छांश, आप अपने संस्कार भूल गए हैं। अपने बड़ों से बात करने की तमीज़ भी नहीं है। अच्छांश बोला, कौन सा बड़ा? मुझे तो कोई बड़ा नहीं दिख रहा। औरत की इज्जत नहीं करने वाला इस दुनिया में उस गंदी नाली में रहने वाले कीड़े से भी ज़्यादा गिरा हुआ होता है। और ऐसे गिरे हुए आदमी से मेरा कोई नाता नहीं। ये तो मेरी माँ का परवरिश है कि इतना सब होने के बाद भी मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप मेरे सामने सही सलामत हैं। नहीं तो जो आपने किया है उसके बाद तो जिंदा इस ज़मीन में दफन कर देता, फिर भी कम होता। राघवेंद्र सिंह अच्छांश का गुस्सा देख खौफ खाने लगते हैं। शिवा अच्छांश को इतने गुस्से में देख उससे और ज़्यादा चिपक जाता है, जिसे देख अच्छांश अपनी आंखें बंद कर खुद को काबू करता है। कुणाल बोला, भाभी, इन लोगों के लिए अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। अब सब कुछ ठीक हो गया है। इन लोगों को छोड़ दीजिए। घर में इतने सारे नौकर हैं, इन लोगों को भी उनके साथ ही काम पर लगा देते हैं। अगर बाहर भीख मांगेंगे तो आप लोगों का ही नाम खराब होगा। साक्षी और देवेंद्र के पास भी अब कोई रास्ता नहीं था। वे लोग जल्दी से अपने हाथ जोड़ते हुए, कुणाल ठीक कह रहा है। हम लोग घर के सारे काम कर देंगे, लेकिन हम लोगों को घर से मत निकालो। हम लोग कहाँ जाएंगे? शिवांगी बोली, जब 8 साल पहले इन्होंने अपनी माँ के साथ घर छोड़ा था तब ये बात ध्यान में नहीं आई कि वे लोग कहाँ जाएंगे। तुम लोग तो फिर भी कंपनी में ही सही नौकरी करते हो, लेकिन वो 16-17 साल का बच्चा कोई काम भी नहीं जानता था। उस वक्त तुम लोगों की आत्मा मर गई थी। शिवांगी के सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। शिवांगी बोली, इन लोगों को सर्वेंट क्वार्टर में भेज दो। अनिकेत और कुणाल वहाँ के सर्वेंट को इशारा करते हैं। सर्वेंट साक्षी और देवेंद्र को उठाकर बाहर की तरफ साइड में बने सर्वेंट क्वार्टर में पहुँचा देते हैं। दोनों पति पत्नी उन खाली कमरों में अपना अंत देख रहे थे। शिवांगी ने उन्हें हवेली से उनके कपड़े तक नहीं ले जाने दिए। शिवांगी अच्छांश के पास बैठती हुई नीलम को अपने पास बुलाती है। नीलम कांपते कदमों से शिवांगी के पास आकर खड़ी होते हुए अपने हाथ जोड़ लेती हैं। तभी सुरेंद्र भी वहां पहुंचते हैं। अच्छांश को देख उसके पास आते हुए, अच्छा, हमें माफ़ कर दो बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोग धन के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि सही गलत सब भूल गए। अच्छांश बोला, आपकी गलती कुछ जल्दी ही आपको रियलाइज़ नहीं हो गई है? नीलम बोली, बेटा, इनकी कोई गलती नहीं है। ये तो आपके पापा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं ही इनके कान भरने लगी थी। मुझे लगता था कि अस्मिता दीदी इस घर की मालकिन है और मैं नौकर। कभी उनकी अच्छाई देख नहीं पाई। अगर सज़ा देना चाहते हो तो मुझे दे दो,
लेकिन इनको और मेरे बच्चों को छोड़ दो। मेरे दोनों बच्चों को तो तुम जानते ही हो, वे दोनों कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं किए हैं और ना ही ऐसा सोचते हैं। अच्छांश बोला, बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, इसलिए अब भी वक्त है, समझ जाइए। सुरेंद्र बोले, हमें समझ आ गया है, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। मैं बस कुछ दिनों में इस हवेली से जाने वाला था। मैंने किराए पर घर देखा है, मैं अपने परिवार के साथ वहीं पर रहूँगा। अच्छांश बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ रह सकते हैं, कंपनी में काम भी कर सकते हैं, लेकिन अब मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहिएगा। सुरेंद्र और नीलम अपना सर हिला देते हैं। तभी आनंद और नंदिनी भी वहां पहुंच जाते हैं। नंदिनी अच्छांश को देख जल्दी से उसके पास पहुंचते हुए उसके गले लग जाती है। आनंद भी अपना सर झुकाए हुए अच्छांश के सामने खड़ा हो जाता है। शिवाच्छ नंदिनी के इस तरह गले लगने से दब जाता है, जिससे वो कसमसाने लगता है। नंदिनी का ध्यान शिवाच्छ पर जाता है। वो जल्दी से अच्छांश से अलग होते हुए, सॉरी भाई, अच्छांश उसे अपने पास बैठाते हुए, आप तो स्कूल गई थी, फिर यहाँ क्या कर रही हैं? नंदिनी बोली, मम्मी ने फ़ोन किया था। अच्छांश आनंद की तरफ देखते हुए, आपको क्या अलग से इनविटेशन दूँ? ये सुनते ही आनंद गले लगते हुए, सॉरी भाई, मैं आपके किसी काम नहीं आ सका। अच्छांश बोला, अच्छा अब आप इतने बड़े हो गए हैं? आनंद बोला, नहीं भाई। अच्छांश बोला, चुपचाप अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपका ये फाइनल ईयर है। आनंद बोला, भाई अब आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने और कोई रास्ता नहीं बताया? अच्छांश मुस्कुराते हुए, तुम लोग परेशान मत हो, मेरा ऑपरेशन हो गया है, मैं ठीक हूँ, अब कोई डरने की बात नहीं है। नंदिनी खुशी से उछलते हुए, आप सच कह रहे हैं भाई? लेकिन भाई ये बच्चा कौन है? अच्छांश मुस्कुराते हुए शिवांगी और शिवाच्छ से दोनों को मिलाता है। नंदिनी और आनंद हैरानी से, लेकिन भाई उस दिन तो अनिकेत भाई और कुणाल भाई ने बताया था कि वो लड़की आपको छोड़कर चली गई है। अच्छांश बोला, कुछ लोगों ने कोशिश तो की थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती, हमारी मोहब्बत के सामने उनकी चालबाजियां कोई काम की नहीं थी। आनंद बोला, लेकिन भाई संध्या भाभी सा? अच्छांश बोला, मेरी पहली पत्नी के होते हुए किसी और को ना मैं अपना कुछ मानता हूँ और ना ही कानून। वैसे भी उस लड़की की वजह से ही शिवांगी मुझसे दूर हुई थी। ये सुनते ही सभी हैरान हो जाते हैं। अच्छांश बोला, तुम लोग चिंता मत करो, अभी तुम लोगों को ऐसी बातों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी बुरा होना था हो चुका है, आगे सब अच्छा ही होगा। सुरेंद्र बोले, बेटा भाभी सा कहाँ हैं? तुम लोग मुंबई से अकेले आए हो? अच्छांश बोला, माँ घर पर हैं, अब हम लोग भी निकलते हैं। नीलम बोली, लेकिन ये भी तो तुम्हारा ही घर है। अच्छांश बोला, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना। एक बात और, मेरे रूम में से जितना भी सामान है, बेड, सोफ़ा, अलमारी, ड्रेसिंग, सब निकलवा कर अगर आप लोग उसे यूज कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो किसी सर्वेंट को दे दीजिएगा, वहाँ पर सब कुछ मैं खुद अरेंज करूँगा। सारी बातें क्लियर करने के बाद अच्छांश शिवांगी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। राघवेंद्र सिंह देखते रह जाते हैं। सुरेंद्र जी भी नीलम को खाना लगाने को कहकर कमरे में फ्रेश होने चले जाते हैं। बहुत दिनों बाद आज उन्हें सुकून मिल रहा था। आनंद और नंदिनी भी खुश थे। अच्छांश ने वादा किया था कि वो मिलने आता रहेगा, या अगर वे लोग चाहे तो उसके घर पर मिलने आ सकते हैं। अभी तक सताक्षी स्कूल में थी, उसे इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। देवेंद्र और साक्षी सर्वेंट क्वार्टर में बैठे गुस्से और अपमान से जल रहे थे, लेकिन इस वक्त उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो कहीं जा भी नहीं सकते थे, ना ही इस वक्त उनके पास कुछ था। शिवांगी ने उनका मोबाइल, एटीएम कार्ड सब अपने पास रख लिया था। एटीएम का पिन नंबर भी उन्हें बताना पड़ा था। इस वक्त उनकी हालत भिखारी से भी गई गुजरी थी। बस इतनी ही राहत की बात बची थी कि सर्वेंट क्वार्टर ही सही, सर पर छत थी। सारे दोस्त कंपनी के लिए निकल गए थे। अच्छांश शिवांगी को लेकर घर आ गया। अस्मिता जी ने लंच तैयार कर दिया था, सभी बैठकर लंच करने लगे। शिवाच्छ आज घूमने में ही थक गया था। शिवांगी किसी तरह से 2-4 निवाला खिलाती है, लेकिन वो नींद में ही था। अस्मिता जी बोली, हवेली पर सब कैसा गया? अच्छांश सारी बातें बताता है। अस्मिता जी शिवांगी को देखती हैं। शिवांगी बोली, आई एम सॉरी माँ, लेकिन वो लोग माफ़ी के काबिल नहीं थे। अस्मिता जी मुस्कुराते हुए, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जैसा करता है वैसा पाता है।
अब मुझे भी उन लोगों से कोई लगाव नहीं है जिन लोगों ने मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की। वो लोग आबाद कैसे हो सकते हैं? अच्छांश बोला, माँ हमने सारी बातें उन लोगों से साफ कर दी है। सुरेंद्र चाचा हवेली में रहेंगे और कंपनी में काम भी करेंगे। उन्हें देखकर लगा कि उन्हें एक मौका देना चाहिए। उनके माँ बाप अब उनकी जिम्मेदारी हैं। अब जो भी करें मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, केवल उम्र और पापा का सोचकर मेरे हाथ उन पर नहीं उठे। नहीं तो दिल कर रहा है कि अस्मिता जी अच्छांश के कंधे पर हाथ रखते हुए, उन्हें उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, हमारे हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। बुजुर्ग बाप दादा सभी ओहदे का उन्होंने अपमान किया है, भगवान उन्हें ऐसे ही तो नहीं छोड़ देगा। एक बेटे के हाथों तो दुर्गति देख ली, अब दूसरे के हाथों जो भी हो उनकी मर्जी। अच्छांश बोला, लेकिन माँ मुझे थोड़ा डर है कि उन्होंने अब शिवांगी और शिवाच को देख लिया है, कहीं फिर से इस बार भी वो कोई चाल तो नहीं चलेंगे। अस्मिता जी बोली, किसी के भी सब्र की सीमा होती है और हमारे सब्र की सीमा टूट गई है। अगर अब उन्होंने कोई भी चाल चली तो अब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उद्भव सिंह बोले, आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। कभी कभी ऐसे लोग अपने झूठे ईगो के लिए मरते मरते भी झूठ बोलना और चाल चलना नहीं छोड़ते। शिवांगी बोली, मुझे नहीं लगता डैड कि अब वो हमसे उलझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी हम सतर्क रहेंगे। अगर अब की बार कुछ किया तो शायद वो उनकी ज़िंदगी का अंतिम दिन होगा। अस्मिता जी बोली, चलिए अब उन लोगों के बारे में बहुत बातें हो गई, अब जाकर थोड़ा आप लोग आराम कर लीजिए। अच्छांश शिवांगी के साथ कमरे में आता है। शिवांगी जैसे ही बेड की तरफ बढ़ती है, अच्छांश उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेकर आता है। शिवांगी भी उसके गले में दोनों बाहें डाले आराम से उसके सीने पर सर रख लेती है। अच्छांश उसकी कमर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, वैसे तो सारे कपड़े आप पर अच्छे लगते हैं, लेकिन आज साड़ी में आप बहुत हॉट लग रही हैं। शिवांगी बोली, ये कैसी टपोरियों की जैसी बातें कर रहे हैं? अच्छांश बोला, इसे टपोरियों की जैसी बातें करना नहीं, तारीफ करना कहते हैं बेबी। आज पहली बार आपको साड़ी पहने देखा है। किचन में तो आपको देखकर मेरा कंट्रोल खो रहा था, वो तो माँ की वजह से थोड़ा कंट्रोल करना पड़ा। शिवांगी उसके सीने पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए, अच्छा कितना कंट्रोल करना पड़ा? अच्छांश शिवांगी की शरारत समझते हुए उसे लेकर पूरी तरह पलट जाता है। अब वो शिवांगी के ऊपर था। शिवांगी उसके गर्दन पर अपने होठों से छूते हुए, मैं पूरी की पूरी आपकी हूँ, फिर कंट्रोल करने की क्या ज़रूरत है? अच्छांश शिवांगी की बातों से और उसके इस तरह छूने से पूरी तरह से मदहोश होने लगा था। उसके होठों को शिवांगी के गालों पर से चूमते हुए, आप सच कह रही हैं ना? शिवांगी बोली, आप जानते हैं ना अब हम दोनों में कोई दूरी नहीं है, बस आपकी तबीयत की वजह से, नहीं तो आपके प्यार के लिए तो मैं भी उतने वर्षों तड़पी हूँ। अच्छांश बोला, अब सारे अधूरापन को पूरा करना है, कहते हुए उसके होठों को लॉक कर देता है। दोनों अपने प्यार में खोते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों थक कर एक दूसरे की बाहों में सो गए। शिवाच नीचे अस्मिता जी के कमरे में सोया था, जिस वजह से ये दोनों भी बेफिक्र होकर एक दूसरे पर प्यार लुटाने के बाद उतने ही सुकून से सो गए। शाम के 4 बजे जब शिवांगी की नींद खुली तो खुद को अच्छांश की बाहों में देख मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखने लगी। अच्छांश इतने सुकून में सोए हुए बहुत ही शांत और आकर्षक लग रहा था। कीमोथेरेपी से पहले शिवांगी ने उसके बाल कटवा दिए थे, जो अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे। शिवांगी अपनी उंगलियों से उसके माथे पर बिखरे बालों को हटाते हुए उसके माथे को चूम लेती है। अच्छांश अपनी नींद भरी आंखें खोलते हुए, बीबी आपकी ये हरकत मुझे सेड्यूस कर रही है। शिवांगी ये सुनते ही अच्छांश की आंखों में देखती है, नींद से भरी लाल गुलाबी आंखें जिसमें शिवांगी की मदहोशी छाई हुई थी। शिवांगी उसके गालों पर अपने होठ रखते हुए, चलिए उठिए, शाम हो गई है, अभी आपकी दवा का भी टाइम हो रहा है। अच्छांश उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, दवा यहीं पर है, मैं ले लूँगा, लेकिन अभी आप दूर मत जाइए। शिवांगी बोली, आपसे दूर जाना भी कौन चाहता है, लेकिन दवा भी ऐसे नहीं लेनी है, कुछ हल्के नाश्ते करने के बाद। अच्छांश शिवांगी के होठों पर एक लाइट किस करते हुए उठ जाता है। कुछ देर बाद दोनों फ्रेश होकर नीचे आते हैं। शिवाच अच्छांश को देखते ही उसकी गोद में चढ़ जाता है। शिवांगी किचन में चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर में ही चाय और बिस्किट लाकर टेबल पर लगाती है।
अच्छांश बोला, माँ मैं शिवांगी से पूरी रस्मों रिवाजों के साथ शादी करना चाहता हूँ, आप लोग सब देख लीजिए। अस्मिता जी खुश होते हुए, तू सच कह रहा है? अच्छांश मुंह बनाते हुए, तू झूठ कैसे कहते हैं? अस्मिता जी उसके सर पर एक थप्पड़ लगाते हुए, जैसे उस दिन बोला था शादी करके आ गया था और मुझे रिश्ता लेकर जाने के लिए कह रहा था। अच्छांश बोला, माँ मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया था। अस्मिता जी बोली, तेरा बहुत बड़ा एहसान हो गया एक दिन पहले बताकर। सभी ये सुनकर हंस देते हैं। उद्भव सिंह बोले, मेरे भी बड़े अरमान थे अपनी बेटी की शादी करने का, आपने मेरे मन की बात कह दी है। अस्मिता जी बोली, मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ, तू अपने दोस्तों को बता देना। अच्छांश बोला, मैं थोड़ी देर के लिए कंपनी जा रहा हूँ, रात तक आ जाऊँगा। शिवांगी उसे मेडिसिन देती है। अस्मिता जी बोली, अगर जल्दी आ सका तो पनीर लेते आना। अच्छांश बोला, ओके। पापा मैं भी चलूँगा, शिवाच्छ बोला। बेटा मैं घूमी घूमी नहीं जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ, आप खेलिए, तब तक पापा जल्दी से आ जाएंगे। शिवांगी दरवाजे तक आते हुए, ख्याल रखिए अपना, तबीयत ठीक होने का मतलब नहीं है कि लापरवाह हो जाइएगा। अच्छांश शिवांगी को अपने करीब खींचकर, बिल्कुल लापरवाही नहीं करूँगा, बस आपके लिए सरप्राइज लेने जा रहा हूँ, आप भी आराम कीजिए, नहीं तो अगर मेरा दिल बगावत पर आ गया तो। शिवांगी शर्म से उसे धक्का देते हुए अंदर आ जाती है। अच्छांश मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। अच्छांश ऑफिस पहुंचकर अपनी उस प्यारी गाड़ी के पास जाता है। उसके आगे का दरवाज़ा खोलते हुए वो सीट के नीचे से पीछे के सीट वाला कवर निकालता है। अच्छांश उस पर धीरे से अपने होठ रखते हुए, काश ये बात पहले याद आ जाती। पीछे से सारे दोस्त उसकी ये हरकत देख हैरान हो रहे थे। मधुर बोला, यार तुम लोगों को भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? अनीस बोला, हाँ, ये इस सीट कवर को क्यों चूम रहा है? नितिन बोला, यार कहीं बहुत दिनों से ये गाड़ी बंद रहने की वजह से इस पर किसी चुड़ैल का साया तो नहीं हो गया, जिसे खोलते ही अच्छे उसके चपेट में आ गया। लेकिन कुणाल और अनिकेत कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रहे थे। अनिकेत ने गूगल पर बहुत दिन पहले ही सर्च करके कुछ बातें जान ली थी जिसके लिए उसकी कुटाई हुई थी। वो आगे बढ़कर अच्छांश के कंधे पर हाथ रखते हुए, साले उस दिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। कुणाल बोला, और क्या कहा था इसने? वाइट सीट कवर होने से गंदा हो रहा है। अच्छांश हड़बड़ाते हुए, जल्दी से दरवाज़ा बंद कर, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अनिकेत बोला, ऐसा है, ज़्यादा हमसे चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे मालूम हुआ क्यों तूने ये गाड़ी बंद करके रख दी थी। मधुर बोला, ये तुम तीनों क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अनीस ज़रा डिटेल में हम लोगों को भी समझाओ। अनिकेत बोला, ये कुछ नहीं बताएगा, हम बताते हैं ना। कुणाल बोला, इसने जब शिवांगी से शादी की थी तो अपनी फर्स्ट नाइट इस गाड़ी में ही मनाई थी। अनीस, नितिन और मधुर, वाह। अच्छांश चिढ़ते हुए, ये दोनों तो पागल ही हैं, तुम लोग इन दोनों को छोड़ो और अपने अपने घर जाओ, मुझे इस गाड़ी की सर्विसिंग करानी है। कुणाल बोला, तो ठीक है, हम लोग भी तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। अच्छांश बोला, मैं कर लूँगा, कितनी बार कहा है, इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पत्नी को दो, ज़्यादा से ज़्यादा काम घर से ही करने की कोशिश करो। कुणाल मुँह बनाते हुए, अरे यार ये प्रेगनेंसी भी हमारे लिए हेडेक बन गई है, कभी कभी तो अनिका को रात के 2 बजे चाट खानी होती है, तो कभी पानी पूरी। अच्छांश खुश होते हुए, सच में? नितिन बोला, यार हम लोगों की बैंड बजी हुई है और तू इतना खुश हो रहा है। मधुर बोला, खुश क्यों नहीं होगा, बिना कुछ किए इतना प्यारा बेटा गोद में खेल रहा है। अच्छांश बोला, तुम लोग खुद किस्मत हो, अपने बच्चे को हर पल अपनी आंखों के सामने महसूस कर रहे हो। दिक्कत तो लड़कियों को भी होती होंगी, लेकिन वो तुम्हारे अंश को इस दुनिया में लाने के लिए सारी तकलीफ़ें उठा रही हैं, तुम लोग उसकी थोड़ी सी केयर नहीं कर सकते? कुणाल बोला, ये तो तूने ठीक कहा, जब वो अपने पसंद की चीज़ें खाकर सुकून से सोती हैं ना, तब दिल में एक अलग ही खुशी महसूस होती है। मधुर बोला, अभी तो मेरी वाली नॉर्मल ही रहती है, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ ये फीलिंग सच में दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग्स है। अच्छांश बोला, इसलिए तुम लोगों को कह रहा हूँ, इस समय को पूरी तरह एंजॉय करो, अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराओ, क्योंकि वो सच में तुम लोगों के लिए स्पेशल है। अनिकेत बोला, अच्छांश ठीक कह रहा है, तुम लोग घर जाओ, मैं इनके साथ हूँ। अच्छांश बोला, तुम भी घर जाओ, थोड़ा अंकल आंटी के साथ समय बिताओ, ऑफिस से सारे स्टाफ चले गए हैं। अनिकेत बोला, नहीं, अभी तो 6 बज रहे हैं, 2 घंटे अभी वर्किंग आवर बाकी है।
मधुर बोला, यार हम लोग भी हेल्प कर देते हैं, बहुत दिनों से गाड़ी बंद है, पता नहीं कुछ सामान भी बदलने पड़ेंगे। अच्छांश बोला, मैं सब कर लूँगा, तुम लोग जाओ। और एक बात, मैंने माँ से बात की है शिवांगी से शादी करने के लिए, तुम लोग भी अपनी अपनी तैयारी देख लेना। ये सुनते ही पांचों दोस्त, सच में हम तो सोच रहे थे चुपचाप शादी करके हम लोगों की पार्टी भी गटक ले। कुछ देर बाद अनिकेत को छोड़कर बाकी सब घर के लिए निकल गए। अनिकेत अच्छांश को चिढ़ाते हुए, वैसे सीट कवर यही लगाने वाले हो या बदलना भी है? अच्छांश गुस्से से घूरते हुए, ज़्यादा बकवास मत करो नहीं तो तुम्हें ही बदल दूंगा। अनिकेत बोला, मेरे जैसा इस दुनिया में सिंगल पीस है, इसलिए मुझे बदलने की बात तो भूल ही जाओ। वैसे ये बताओ, इस गाड़ी को शिवांगी के जाने के बाद इसी वजह से बंद करके रख दिया था क्योंकि ये तुम दोनों के मिलन की गवाह थी? अच्छांश अपने और शिवांगी के साथ बीते हुए उन पलों में खोते हुए, दोनों मिलकर लगभग 2 घंटे में फिर से उस गाड़ी को पूरी तरह सर्विसिंग करके तैयार कर देते हैं। दोनों ऑफिस में आकर सभी स्टाफ को जाने को कह, प्यून को सब अच्छे से चेक कर दरवाज़ा बंद करने को कह देते हैं। अच्छांश बोला, आज घर चल, माँ ने पनीर लाने के लिए कहा है, तू खाना वहीं पर खा लेना। अनिकेत पनीर का नाम सुनते ही अपने होठों पर जीभ फेरते हुए, ये भी कोई कहने वाली बात है, मुझे आंटी के हाथों की पनीर बहुत पसंद है। अच्छांश अपनी उस गाड़ी को पार्किंग से बाहर निकालता है। अनिकेत हमेशा की तरह पीछे की सीट पर बैठता है क्योंकि उस गाड़ी के आगे की सीट अच्छांश ने हमेशा के लिए अस्मिता जी और शिवांगी के लिए रखी थी। दोनों वहां से मार्केट के लिए निकलते हैं। वहां से पनीर और कुछ सामान लेकर घर आते हैं। तब तक 9 बज चुका था। अस्मिता जी बोली, जब इतनी देर हो गई थी तो छोड़ देता आज। अच्छांश बोला, कोई ज़्यादा देर नहीं हुई है, शिवाज को पहले खिला दीजिए। शिवाज खाने के बाद जल्दी ही सो गया, उसके सोने का टाइम हो गया था। शिवांगी एक तरफ चावल चढ़ाकर दूसरी तरफ पनीर और रोटी तैयार करती है। लगभग 10:30 बजे तक सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। अनिकेत बोला, आंटी आपके जैसे ही भाभी के हाथों में भी जादू है? अस्मिता जी मुस्कुराते हुए, वो तो है, सभी खाने की तारीफ करते हुए खाना खाते हैं। अनिकेत खाना खाकर अपने घर के लिए निकल जाता है। अस्मिता जी और उद्भव सिंह भी सोने चले जाते हैं। शिवांगी किचन समेटने में लगी हुई थी, तभी अच्छांश किचन में आते हुए पीछे से उसे बाहों में भर लेता है। शिवांगी बर्तन धोकर स्टैंड पर लगा रही थी। अच्छांश बोला, 1-2 दिन में मेड और सर्वेंट आ जाएंगे, आप अब मुझ पर और अपने काम पर फोकस कीजिए। शिवांगी मुस्कुराते हुए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आप ही हैं, ना आपसे पहले कुछ है ना आपके बाद कुछ। अच्छांश उसका हाथ धुलाते हुए, पहले बाहर चलिए, आपके लिए सरप्राइज लेकर आया हूँ। शिवांगी बोली, कमरे में शिवाज अकेला सोया होगा। अच्छांश बोला, बस 10 मिनट। शिवांगी बोली, ओके। अच्छांश उसे लेकर बाहर आता है। दरवाजे पर ही वो गाड़ी खड़ी थी। शिवांगी उसे देखते ही मुस्कुरा देती है। अच्छांश उसे गाड़ी के पास लेकर आते हुए, आपको याद है ना, इस गाड़ी में हमारे खूबसूरत लम्हे गुजरे थे, कहते हुए आगे का दरवाज़ा खोल सीट कवर का बाहर निकालता है। शिवांगी उसे देखकर कंफ्यूज होते हुए, कवर क्यों बाहर निकाल दिया? अच्छांश बोला, चलिए कमरे में चलकर देख लीजिएगा। वो शिवांगी को लेकर कमरे में आता है। शिवांगी को जानने की जल्दी मची हुई थी कि आखिर इसका सीट कवर में ऐसा क्या है। अच्छांश दरवाज़ा बंद करने लगता है और शिवांगी उस सीट कवर को खोलकर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र उस पर लगे हुए कुछ धब्बों पर जाती है। अच्छांश शिवांगी को पीछे से अपनी बाहों में लेते हुए अपने चेहरे को उसके कंधे पर रखकर, याद आया कुछ? शिवांगी की आंखें भर आई थी। अच्छांश उसे अपनी तरफ घुमाकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, उसके भीगी पलकों पर अपने लव रखते हुए, हमारे पहले मिलन का सबूत है ये, जिसे मैं भुला बैठा था। शिवांगी उसके सीने से लगती हुई, आपने इसे अभी तक संभाल कर रखा है? अच्छांश बोला, आपसे जुड़ी हर चीज़ मेरे लिए अनमोल है और ये तो बहुत खास है, कहते हुए उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर आ जाता है। एक तरफ शिवाच सोया हुआ था। अच्छांश उधर से तकिया लगाकर शिवांगी के पास आ जाता है। शिवांगी भी उसके गले में अपने दोनों बाहें डाल लेती है। अच्छांश हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करके शिवांगी में खो जाता है। शिवांगी भी अपने प्यार में खोते हुए मदहोश हो जाती है। अच्छांश अपने होठों से शिवांगी के माथे पर किस कर लेता है। शिवांगी की आंखें अपने आप बंद हो जाती है।
अच्छांश की हर एक हरकत शिवांगी को एक दूसरी दुनिया में ले जाती थी, जहां वो सब कुछ भूल कर अच्छांश में खो जाती है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।